हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द साइंस क्लास। चैप्टर 3 चल रहा है जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें मैंने बताया कि एंटोनी एंड लेवोजिए ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दो लॉ दिए थे, जिसमें से फर्स्ट था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो इस लॉ में क्या बताया था उन्होंने कि जो मास होता है वो ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। ठीक, इस तरह से मास जो होता है कंजर्व होता है, संरक्षित होता है, जिसको हमने डिटेल में चैप्टर 3 के पार्ट 1 में पढ़ लिया है। ठीक है, अब सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। कांस्टेंट मीन्स स्थिर, प्रपोर्शन मीन्स रेशियो में। ठीक है, तो स्थिर अनुपात, प्रोपोर्शन मीन्स अनुपात, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक, तो लेवोजिए ने खुद और कई अन्य साइंटिस्ट के साथ मिलके ये बताया कि जो कंपाउंड होता है वो कई एलिमेंट से मिलकर के बनते हैं। ये तो हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है, क्लियर है कि जो कंपाउंड होते हैं वो दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो ये दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर के बनने वाला कंपाउंड, जिसमें वो जिन एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ होता है उनका जो अनुपात होता है या रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है या स्थिर पाया जाता है। फिर चाहे वो कंपाउंड कहीं से प्राप्त किया गया हो, कहीं से भी प्राप्त किया गया हो या कहीं से भी बनाया गया हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम पानी, वाटर। ठीक है, तो वाटर चाहे वो नदी का हो, तालाब का हो या फिर कहीं किसी भी लैब में बनाया जा रहा हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 1:8 ही होगा। 1:8 रेशियो में ही पाया जाएगा, चाहे वो कहीं से भी प्राप्त किया गया हो। ठीक है, तो देखिए, मैनी कंपाउंड्स were composed of 2 or more elements and each such compound had the same elements in the same proportions irrespective of where the compound came from or who prepared it। जो मैंने बताया ये वही चीज़ है कि जो कंपाउंड होते हैं वो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स से मिलकर बने हुए होते हैं एंड ईच सच कंपाउंड, और वो कंपाउंड सेम एलिमेंट्स, उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम प्रपोर्शन में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे H2O है तो H2O 1:8 में पाया जाता है। ये सब आपको पता है कि 1:8 रेशियो में ही पाया जाता है। तो पानी कहीं से भी पाया जाएगा, उसका जो रेशियो होगा वो 1:8 रेशियो ही होगा। ठीक है, ऐसे ही NH3 है जो कि 14:3, तो 14:3 रेशियो में पाई जाती है। तो चाहे ये लैब में बनाई जाए या फिर कहीं से भी प्राप्त की जाए, इसका जो प्रपोर्शन होगा वो 14:3 रेशियो ही होगा। तो ये समझ में आया। तो इस आधार पर प्राउस नामक साइंटिस्ट ने 1979 में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन दिया। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन किसने दिया? प्राउस्ट ने। कब दिया? 1979 में। ठीक है, तो उन्होंने भी यही चीज कही कि इन अ केमिकल रिएक्शन द एलिमेंट्स आर always present in definite proportion by mass। ठीक है, इसलिए इस लॉ को हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन भी बोलते हैं। तो क्लियर है, इजी है ना? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, दोनों आपको लॉ आने चाहिए कि क्या है और उनके एग्जाम्पल सहित आपको ये बनना चाहिए। ठीक है, तो लॉ तो आ गए, लेकिन अब समस्या क्या थी कि जो लॉ आए हैं इनकी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाए, इनको अच्छी तरह से एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया जाए, ये एक प्रॉब्लम थी। तो जॉन डाल्टन आए, जिन्होंने एटम की डिविजिबिलिटी को आधार बना के
जो कि अभी तक केवल एक फिलॉसफी थी, है ना। जो अभी हमने फिलॉसफी पढ़ी थी कि ग्रीक दार्शनिक जो थे, ग्रीक फिलोसफर जो थे, उन्होंने क्या नाम दिया था पार्टिकल्स को? एटम नाम दिया था। महर्षि कर्णाद ने बोला था कि वो परमाणु है। तो ये सब केवल एक फिलॉसफी थी, लेकिन जॉन डाल्टन ने इसी को आधार बना करके कि एटम की डिविजिबिलिटी को बेस बनाकर और लेवोजिए द्वारा दिए गए ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को बेस बनाकर उन्होंने अपने कुछ पॉस्टुलेट दिए, एटम से रिलेटेड पॉस्टुलेट दिए, जिसमें उन्होंने एटम्स को अपने हिसाब से डिफाइन किया। आगे चल करके उनकी जो ये थ्योरी थी जो इन्होंने दी थी वो सही साबित नहीं हुई, लेकिन उस समय के लिए ये थ्योरी बहुत ही लाभदायक थी और बहुत सारी जानकारियाँ दे रही थी। तो अब हम पढ़ते हैं जॉन डाल्टन के पॉस्टुलेट, जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि सभी चाहे वो मिक्सचर हो, एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, सभी मैटर छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हुए होते हैं, जिसको उन्होंने एटम्स कहा। ठीक है, इसके हिसाब से उन्होंने जॉन डाल्टन की थ्योरी आई, जिसके पॉस्टुलेट्स ये हैं। पहला है ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ठीक है, तो पहले भी आप सबने पढ़ लिया है, तो उन सारी चीज़ों को इंक्लूड करके उन्होंने अपने पॉस्टुलेट्स दिए थे। तो पहला वो बता रहे हैं कि सारे मैटर जो होते हैं, सभी मैटर जो होते हैं वो बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हुए होते हैं, जिसको एटम्स कहते हैं, विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये है फर्स्ट पॉस्टुलेट इनका, बहुत इजी है, समझ में आ गया। ठीक है, सेकेंड है एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शंस। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं उनको ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मीन्स अगर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिल करके CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाएंगे, ना कि कार्बन की जगह में नाइट्रोजन आ जाएगा। ठीक है, तो जो एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही उसके बाद बनेंगे भी, उसकी जगह उसका प्लेस मतलब स्पेस कोई नहीं ले सकता कि कोई अदर एटम आकर के उसका स्पेस नहीं लेगा। एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये क्या है? ये सेकेंड पॉस्टुलेट है। ठीक है, थर्ड है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, क्या बोल रहा है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब डिफरेंट एटम्स, अगर ऑक्सीजन एटम है और नाइट्रोजन एटम है, ठीक है, तो ऑक्सीजन एलिमेंट है और नाइट्रोजन एलिमेंट है, तो इनके जो एटम्स होंगे और इनके जो एटम्स होंगे वो अपने अलग अलग क्या रखेंगे? मास रखेंगे, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो भी अलग होगी, डिफरेंट होगी। सीधी सी बात है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के एटम की प्रॉपर्टीज जो होंगी वो अलग होंगी, नाइट्रोजन के एटम्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो अलग होंगी, ऑक्सीजन के एटम्स के जो मास होंगे वो अलग होंगे, और नाइट्रोजन के एटम के जो मास होंगे वो अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक, तो थर्ड पॉस्टुलेट है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं और उनके जो एटम्स हैं दोनों के अलग अलग मास होंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। तो तीन पॉस्टुलेट हो गए। पहला है जो मैटर होता है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। सेकंड है जो एटम्स होते हैं आर इंडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, मतलब जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेंगे वही बनेंगे, ना कि इनको ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, थर्ड हो गया। फोर्थ है, तो सेकेंड ड्रॉबैक क्या है? All the atoms of an elements have exactly the same mass. It is however, ये क्या बोला था डाल्टन की थ्योरी में? क्या बोले थे कि all the atoms of an elements के जो पूरे एटम्स होते हैं वो सेम मास रखते हैं। इट इज़ however now know that, लेकिन अब क्या है? ड्रॉबैक क्या निकल के आया? जब साइंस आगे बढ़ी, इसकी अच्छे से जानकारी हुई, तो क्या पता चला कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स कैन हैव स्लाइटली डिफरेंट, मतलब सेम किसी एलिमेंट्स के
मतलब किसी एक ही एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनके जो मास होते हैं उनमें अंतर पाया जाता है। जैसे कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 भी पाया जाता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स या समस्थानिक। ठीक है, तो ये भी डाल्टन थ्योरी का ड्रॉबैक रहा। फिर थर्ड है डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास। डाल्टन थ्योरी में क्या कहा गया कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे तो उनके मास भी डिफरेंट होंगे। लेकिन बाद में क्या पता चला, नॉट नाउ द इवन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव द सेम मास, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के मास सेम हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम और आर्गन का, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है और आर्गन का भी एटॉमिक मास 40 है, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया, आइसोबार। तो अभी हमने डाल्टन के पोस्टुलेट में इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से समझा था कि सेम एलिमेंट, किसी एक ही एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे उनके मास जो होंगे वो सेम होंगे। लेकिन बाद में पता चला कि ज़रूरी नहीं है कि किसी एक ही एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनके मास सेम होते हैं, बल्कि उनके मास डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 के फॉर्म में पाया जाता है। इस तरह से इस फॉर्म को हम आइसोटोप्स कहते हैं, जिसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिर थर्ड था उनका, जो उन्होंने कहा था कि अलग अलग एटम्स के जो मास होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं उनके मास जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके मास जो होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो मास होते हैं वो सेम भी होते हैं, जिसको उन्होंने आइसोबार कहा। तो यहाँ तक हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है, और डाल्टन की थ्योरी भी पढ़ ली, डाल्टन की थ्योरी के ड्रॉबैक्स भी पढ़ लिए, केमिकल लॉज भी, कॉम्बिनेशन लॉज भी पढ़ लिया है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंदों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में हम एटम को डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।